नई बहू की तिरंगा साड़ी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सरधना में बसी है ठाकुर हवेली। बाहर से देखने पर हवेली किसी फिल्मी सेट से कम नहीं लगती। बड़े फाटक, ऊंची दीवारें और भीतर एक फैला हुआ आंगन। पर असल कहानियां हमेशा दीवारों के पीछे होती हैं। 15 अगस्त नजदीक था और पूरे कस्बे में आजादी का जश्न मनाने की तैयारियां जोरों पर थी। अम्मा जी, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर जमींदार साहब के यहाँ झंडारोहण है। उन्होंने पूरे गांव को बुलाया है। आप चलेंगी ना? हमारे जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता प्रिया, पर तू और रवि जा सकते हो। रवि तो कह रहे हैं कि राधिका को भी साथ ले चलेंगे, लेकिन अम्मा आप जानती है ना, उसे तो ढंग से पहनावा भी नहीं आता। अगर वो वहां जाकर फिर कोई गलती कर दे तो? राधिका जो रसोई में हल्की मुस्कान के साथ ये सब सुन रही थी, धीरे से अंदर चली गई। ये पहली बार नहीं था जब उसे इस तरह से नकारा गया हो, पर राधिका को बातों का जवाब देने की आदत नहीं थी। उसे जवाब देना आता था सिर्फ कर्मों से। रवि, क्या मैं भी चलूं जमींदार जी के यहाँ? मुझे भी देखना है गांव का झंडारोहण कैसा होता है। क्यों नहीं राधिका, ये कोई पूछने वाली बात है? हम सब साथ चलेंगे। वैसे भी तुम्हारे जैसा सोचने वाली कम औरतें दिखती हैं वहाँ। रवि जो शहर में पढ़ा था, पर अब पिता के जाने के बाद माँ और बड़े भाई के साथ खेती किसानी संभाल रहा था। राधिका की इज्जत करता था, पर बाकी घर के लिए राधिका अब भी नई बहू ही थी। वो बहू जो ज्यादा बोलती नहीं थी पर सब समझती थी। दूसरे दिन राधिका अपनी सहेली नीलम को फोन करती है। नीलम, मुझे 15 अगस्त के लिए कुछ अलग पहनना है, कुछ ऐसा जो सबकी आंखें खोल दे। कोई साड़ी हो तो बता। तुमने कभी तिरंगा साड़ी देखी है? सफेद, हरी और केसरिया रंग में। शादी होती है पर उसमें एक गर्व होता है। तुम पहन सकती हो क्या तिरंगा साड़ी? हाँ, मैं वही पहनूंगी। बस एक काम कर, मुझे शहर से ला दे, किसी को बताना मत। राधिका ने ठान लिया था कि वो इस बार कुछ अलग करेगी, पर उसका ये फैसला केवल पहनावे तक सीमित नहीं था। 15 अगस्त की सुबह, ठाकुर हवेली। प्रिया, जल्दी करो, रवि तुम्हारी बीवी तैयार है या नहीं? अम्मा, वो खुद तैयार हो रही है, मैं देख आता हूँ। वाह राधिका, ये तो तिरंगा है। हाँ रवि, इस बार सिर्फ देखने नहीं, समझने भी जाना है देश की आजादी क्या होती है। ये बस झंडा फहराने से नहीं, सोच बदलने से आती है। तुम चलो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठाकुर परिवार के सभी सदस्य गांव के सबसे बड़े कार्यक्रम में पहुंचे। जमींदार सिंह ने भव्य आयोजन किया था। मंच के सामने जमींदार सिंह बोलते हुए, गांव की तरक्की तभी मुमकिन है जब हमारी औरतें सीमाओं को समझें। घर के बाहर की दुनिया उनके लिए नहीं है, हमें परंपराओं का पालन करना है। जमींदार सिंह की बातें सुनकर भीड़ ने तालियां तो बजाई, पर राधिका चुपचाप पीछे खड़ी रही। उसकी तिरंगा साड़ी सूरज की रोशनी में चमक रही थी। तभी घोषणा होती है, अब गांव की ओर से कोई महिला अपने विचार रखे। अब राधिका कहीं उठ न जाए मंच पर। अम्मा जी जरा देखिएगा, कौन बुलाएगा उसे? भीड़ सन्न रह गई। गांव की तरफ से मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी राधिका ठाकुर कुछ शब्द कहे। वो आज एक नई सोच के साथ आई है। सबने राधिका की तिरंगा साड़ी को देखा। मैं कोई नेता नहीं हूँ, न कोई अधिकारी, बस एक बहू हूँ। पर बहुओं के कंधे ही तो हैं जिन पर घर और देश दोनों टिके होते हैं। इस साड़ी में केसरिया हिम्मत है, सफेद सच्चाई और हरा भरोसा, और यही चाहिए इस गांव को। जमींदार साहब ने कहा कि औरतें बाहर न निकले, पर क्या भारत माता घर के भीतर रहती हैं? नहीं, तो हम भी बाहर निकलेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे और बराबरी में झंडा उठाएंगे। भीड़ चुप हो गई थी। शांता देवी के चेहरे पर पहली बार कुछ बदला बदला सा था। प्रिया की आंखें नीची थी। जमींदार साहब मुस्कुराते हुए झूठी सराहना कर रहे थे, पर गांव की स्त्रियां एक दूसरे की ओर देख रही थी, जैसे कुछ टूट गया हो, कुछ नया शुरू हुआ हो। राधिका जब मंच से उतरी तो पूरे गांव में जैसे खलबली मच गई। किसी ने उसकी तारीफ की, किसी ने ताना मारा और किसी ने बस चुपचाप उसका साहस महसूस किया। पर हवेली लौटते समय उस तिरंगा साड़ी ने सबसे ज्यादा सवाल सास के मन में खड़े कर दिए थे। ठाकुर हवेली की दीवारें अब फिर किसी तूफान की आहट सुनने लगी थी। राधिका, तूने आज जो किया वो ठाकुर घराने की मर्यादा के खिलाफ था। मंच पर चढ़ना, मर्दों के सामने बोलना और ऊपर से ये तिरंगा साड़ी। बहू होकर इस तरह की नुमाइश, क्या ये सिखाया तेरे मायके में? अम्मा जी, मैंने बस वो कहा जो महसूस किया, और ये साड़ी नुमाइश नहीं है, ये हमारी पहचान है। ये वो कपड़ा है जिसे लहराने के लिए शहीदों ने जान दी। राधिका की बातें जितनी सच्ची थी उतनी ही कड़वी भी, और ठाकुर घर की दीवारें सच को पचा नहीं पाती थी। सास ने चुप्पी ओढ़ ली, पर भीतर ही भीतर कुछ और पक रहा था। अम्मा जी, अब तो मोहल्ले की औरतें भी बोलने लगी हैं कि राधिका बहुत समझदार है। कुछ तो उसे नई सोच की औरत भी कहने लगे हैं। मुझे पता है बेटा, यही तो डर है।
अगर एक बहू बोलने लगी तो बाकी भी बोलेंगी और एक दिन हमसे सवाल भी करेंगी। ऐसा होने से पहले ही राधिका को उसकी हद याद दिलानी होगी। राधिका को भी अब एहसास होने लगा था कि घर में कोई बात छुपाई जा रही है। सास और जेठानी के बीच फुसफुसाहटे, बात बात पर चुप्पी और रवि को भी काम में उलझाए रखना, सब कुछ किसी साजिश की बू देता था। पर राधिका ने चुप रहना नहीं चुना। रवि, क्या तुमने देखा कि पिछले 3 दिन से अम्मा जी मुझसे बात नहीं कर रही हैं? हाँ, और उन्होंने प्रिया से कहकर तेरी जिम्मेदारियां भी किसी और को दे दी हैं। मुझे डर नहीं है रवि, पर मैं जानना चाहती हूँ कि सच्चाई क्या है। तो कल चलो मेरे साथ खेत पर, वहीं कुछ बातें पता चलेंगी। अगले दिन जब राधिका खेतों पर पहुंची तो देखा जमींदार सिंह का नौकर रवि से कुछ कागजों पर दस्तखत ले रहा था। ये कागज क्या है? ये हमारे खेत के हिस्से का पट्टा है। अम्मा जी चाहती हैं कि यह जमींदार के नाम हो जाए, कुछ संबंधों को बनाए रखने के लिए। राधिका समझ गई कि बात अब केवल साड़ी या विचार की नहीं रही, अब बात हक और जमीन की थी। और जब बात जमीन की हो तो औरत भी फौलाद बन जाती है। रात को राधिका अकेले में सास के कमरे में जाती है। अम्मा जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर जब बात मेरे परिवार की, जमीन और हमारे बच्चों की भविष्य की हो तो मुझे बोलना पड़ेगा। तू क्या करेगी? कोर्ट जाएगी? मोहल्ले में तमाशा करेगी? नहीं अम्मा जी, मैं सिर्फ सच सामने लाऊंगी। अभी भी वक्त है। आप जमींदार के सामने झुकना बंद कीजिए, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है। सास के चेहरे पर तनाव था। राधिका की बातों में दम था और ये बात अब उनकी आंखों में भी झलकने लगी थी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। राधिका ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, उसने मेरी नीयत पर सवाल उठाया है। मैं पंचायत से न्याय चाहता हूँ। मैंने सवाल उठाया है क्योंकि जमींदार जी ने ठाकुर परिवार की महिलाओं के नाम पर जमीन ट्रांसफर करने की बात की। ये उनकी चाल है। मैंने कागजों की कॉपी रखी है, देख लीजिए। राधिका ने वो दस्तावेज पेश किए जो रवि ने बिना पढ़े दस्तखत किए थे। पंचायत में खलबली मच गई। जमींदार झल्ला उठा। जमींदार जी, ये कानूनी धोखाधड़ी है। ठाकुर परिवार की औरतें अब जाग चुकी हैं। आप इनसे डरते हैं, इसीलिए उन्हें दबाना चाहते हैं। पर अब बात खुल चुकी थी। भीड़ अब राधिका के पक्ष में थी। सास भी सन्न खड़ी थी, आंखों में कुछ पछतावा, कुछ आदर। रात को हवेली में सास और राधिका का संवाद। राधिका, तूने आज जो किया मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं गलत थी। इस तिरंगा साड़ी में सचमुच दम है। ये कपड़ा नहीं, एक इनकलाब है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ अम्मा जी कि हम औरतें सिर्फ सजावट की चीज ना रहें। हम भी सच बोले और अगर जरूरत पड़े तो लड़े भी। उस दिन ठाकुर हवेली में सिर्फ राधिका की जीत नहीं हुई थी, बल्कि सोच की एक क्रांति ने जन्म लिया था। और ये सब एक तिरंगा साड़ी से शुरू हुआ था। अगले साल स्वतंत्रता दिवस फिर से आया। इस बार झंडा किसी मंच पर नहीं, ठाकुर हवेली की छत पर फहराया गया और उसे फहराया राधिका ने। उसकी साड़ी फिर वही थी, तिरंगे रंग की, पर इस बार उसकी आंखों में एक नई चमक थी और सास उसकी बाईं ओर खड़ी थी, गर्व के साथ। सुमन अपने ससुराल में अकेली पड़ गई है। उसकी सास और जेठानी उससे दूरी बनाकर चलती हैं। सुमन की शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और वो इस घर में परेशान हो गई है। हे भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है? मुझे मेरे ससुराल वाले पसंद क्यों नहीं करते हैं? सुमन बहुत गरीब घर की लड़की है और उसका मायका शहर से बहुत दूर एक छोटे से गांव में है, जहां जरी जरदोजी का काम होता है। सुमन के माता पिता भी वही काम करते थे और सुमन भी बचपन से जरी का काम ही करती आई है। उसे वही काम आता है। गांव में अच्छा स्कूल न होने के कारण वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई। सुमन की मुलाकात अमित से तब हुई जब अमित आर्मी की ट्रेनिंग के लिए सुमन के गांव में गया। अमित ने सुमन को देखा और सुमन ने अमित को, और पहली नजर में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही अमित ने सुमन से शादी कर ली और उसे लेकर घर चला आया। सुमन को देखते ही उसकी सास ने पहला शब्द बोला, ये किस गवार को उठाकर लाया है बेटा? तुझे शादी करने का इतना ही मन था तो मुझे बता देता, मैं तेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढ कर लाती। सुमन अच्छी लड़की है माँ। अमित की भाभी ने कहा। क्या खाक अच्छी है? काली है, साड़ी सस्ती और पुरानी है, देखकर ही लग रहा है कि गवार है। हमारे घर में सभी पढ़े लिखे हैं, लोग क्या कहेंगे? इसने तेरे ऊपर क्या जादू टोना कर दिया है बेटा? ऐसे ताने सुनते हुए सुमन को ससुराल में घुसना पड़ा। ज्यादा पढ़ा लिखा होने का घमंड था बिमला और शीतल को। अमित भी पढ़ा लिखा था और उसका बड़ा भाई सुनील तो कॉलेज का प्रोफेसर था। अमित की जिद थी कि वो आर्मी में जाएगा
इसीलिए वो आर्मी ऑफिसर बना, नहीं तो वो भी किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहा होता। ऐसे घर में अनपढ़ जरी का काम करने वाली को बहू के रूप में कौन स्वीकार करेगा। इसीलिए पहले ही दिन से भेदभाव शुरू हो गया। कहां तक पढ़ी लिखी हो तुम? जी 10वीं तक। छी 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 छी, हमारे घर के सारे नौकर 12वीं तक पढ़े हैं। और क्या काम आता है तुम्हें? गाना गा लेती हो? नहीं माँ जी, मुझे जरी का काम आता है, वो जो कपड़ों पर डिजाइन करते हैं ना सुई का इस्तेमाल करके। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे घर की बहू जरी का काम करती है। हाँ माँ जी, मैं उस काम में माहिर हूँ। मैं तो आगे भी करना चाहती हूँ, उससे अच्छी खासी इनकम। चुप रहो, ये बात किसी के सामने मत बोलना कि तुम जरी का काम करती थी। रिश्तेदारों को पता चल जाएगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। सुमन को सभी ने बहुत सुनाया। रात को वो अमित की बाहों में रोने लगी। मुझसे क्यों की आपने शादी? मुझे नहीं रहना यहाँ सब मुझसे नफरत करते हैं। मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, मुझे कल ही मायके ले चलिए, ये शादी तोड़ दीजिए। ये तुम क्या कर रही हो सुमन? शादी कोई हलवा है क्या जो छोटी सी बात पे तोड़ दो? तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना, तुम क्यों डर रही हो? तुम्हें तो सबका दिल जीतना है। अमित ने सुमन को मना लिया। अगले दिन से सुमन की हालत और भी खराब होती गई। उसकी जेठानी ने घर के कामों की जिम्मेदारी पूरी तरह से सुमन के ऊपर डाल दिया। इतना तो कर ही लेगी तू, तुझे तो काम करने की आदत है ना। सुमन की सास पूरा दिन उसे ताने मारती रही और उसी से खाना बनवाती रही। बिमला ने नौकरों को काम से निकाल दिया। अब तो घर की गंवार नौकरानी आ गई है, अब नौकरों की क्या जरूरत है। सुमन सब कुछ चुपचाप करने लगी। बस शाम को जब अमित घर लौटता था तब सुमन सब कुछ भूल जाती थी। उसकी सारी मेहनत जैसे रंग लाती थी। अपने पति से वो बहुत खुश थी, लेकिन वो खुशी भी कुछ ही दिनों में जाने वाली थी। अमित के पास ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। उसे घर से दूर जाना था। उसे ऐसी जगह पर जाना था जहां घर वालों को ले जाने की परमिशन नहीं थी। आपके बिना मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? सुमन, मुझे अकेले ही जाना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं, बस 3 महीनों के लिए। लेकिन इन 3 महीनों में मैं घर नहीं आ पाऊंगा। देखना, 3 महीने देखते ही देखते बीत जाएंगे। मैं झट से जाऊंगा और फट से वापस आ जाऊंगा। लेकिन ये 3 महीने सुमन के लिए 30 साल के बराबर था। अमित चला गया और सुमन पीछे रह गई। अगले दिन से उसे और ज्यादा ताने सुनने को मिले, खासकर उसके रहन सहन और पहनावे को लेकर। ये कैसी साड़ी पहनती हो तुम? तुम्हें बिल्कुल भी क्लास नहीं है। क्लास होगा भी कैसे, गंवार जो है। क्लास होने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। इसे तो ये भी पता नहीं होगा कि हमारा शिक्षा मंत्री कौन है। सुमन को सच में नहीं पता था, लेकिन उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि सभी को सब कुछ जानना जरूरी है क्या? ऐसा बहुत कुछ है जो माँ जी और दीदी नहीं जानती। वो दोनों बस किताबी बातें जानते हैं, उन्हें ये थोड़ी पता है कि जरी का काम कैसे करते हैं। सुमन यही सब सोचते हुए सो जाती थी, लेकिन रोज रोज उसे ताने सुनते हुए अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए वो अपना दिमाग हल्का करने के लिए एक दिन एक साड़ी और जरी का सामान खरीद कर लाई और अपने कमरे में चुपके से जरी का काम करने लगी। लेकिन तभी उसकी सास और जेठानी ने देख लिया और उसे बहुत डांटा। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ये सब इस घर में करते हुए? इस घर को तुम बस्ती बनाकर मानोगी क्या? बिमला ने तो सुमन को थप्पड़ भी मार दिया और रात को वो बहुत रोई और अगले दिन मायके वापस जाने के बारे में सोचने लगी। अगले दिन अमित ने खबर दी कि 2 दिन में वो वापस आने वाला है। 2 दिन बाद अमित का बड़ा भाई सुनील गाड़ी में उसे स्टेशन पर पिकअप करने के लिए गया और आते वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसके दोनों पैर टूट गए और सुनील का तो वोकल कॉर्ड भी खराब हो गया, जिसके कारण वो बात नहीं कर पा रहा था और उसकी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई। पैर खराब हो जाने के कारण अमित की भी नौकरी चली गई, लेकिन उसे पेंशन मिलने लगा। लेकिन सुनील की कमाई बंद हो गई। अब बिमला मुश्किल में पड़ गई। ये क्या हो गया? ये घर तो हमने लोन लेकर बनाया था, गाड़ी भी लोन लेकर खरीदी थी। हम सब पर तो बहुत सारा लोन चल रहा है, हम ये पैसे चुकाएंगे कैसे? माँ जी, मैंने तो कभी कोई काम नहीं किया है, सिर्फ किताबें पढ़ी है, मुझे कौन काम देगा? और इस उम्र में मुझे भी कौन काम देने के लिए बैठा है? और तभी सुमन सामने आई। माँ जी, दीदी, आप दोनों चिंता मत कीजिए, मुझे पता है पैसे कैसे कमाते हैं। मुझे जरी का काम आता है ना। 26 जनवरी आने वाला है, मेरे पास एक आइडिया है।
सुमन ने जरी का काम शुरू कर दिया और वो तिरंगा साड़ी बनाने लगी। बिमला और शीतल ने भी अब जरी का काम सीख लिया और 26 जनवरी के पहले सुमन के तिरंगे साड़ी बहुत बिके। उसने इतना पैसा कमाया कि सारा लोन चुक गया। अमित और सुनील नौकरी पर रहकर भी इतना पैसा नहीं कमा पाए थे और उसके बाद सुमन से सभी प्यार करने लगे और सुमन खुशी खुशी रहने लगी।